बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड की बुक चैप्टर नंबर 8 है इनफाइनाइट सीरीज़, इसके एमसीक्यू हैं। हम आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये चीज़ जो है ये फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है कि जब भी हम कोई सीक्वेंस लेते हैं और हमारे पास उसकी nth टर्म होती है, मिसाल के तौर पे यही ले लें an इज़ इक्वल टू 4n+1। nth टर्म दी गई है, हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, n को 1 पुट करते हैं, पहली टर्म आती है, 2 पुट करते हैं, दूसरी आती है, 3 पुट करते हैं, थर्ड आती है। तो ये जो चीज़ हम पुट करते हैं n की जगह पे 1 2 3 4 दैट इज़ द डोमेन, और यहाँ हम क्या पुट करते हैं, नेचुरल नंबर। तो लिहाजा ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, होल नंबर, रियल नंबर, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। an+1 ओवर an इज़ लेस दैन 1 देन द सीक्वेंस। ये देखें ज़रा, ये मैंने एक सीक्वेंस ले रहा हूँ 4, आगे मैंने लिया 3, फिर है 2 एंड सो ऑन। अब मैं अगर नेक्स्ट टर्म को पीछे वाली पे डिवाइड करूँगा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 से लेस देन आ रहा है। और उस वक्त जब ये लेस देन हो तो या वो सीरीज़ इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, नॉट इंक्रीज़ नॉट डिक्रीज़ वाला केस नहीं होगा, या इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़। ये नॉट डिक्रीज़ में तो ये भी हो सकता है वो डिक्रीज़ नहीं कर रही, इंक्रीज़ कर सकती है, सेम रह सकती है। नॉट इंक्रीज़ में इंक्रीज़ नहीं कर सकती, डिक्रीज़ करेगी, बाद का मेंबर रिपीट भी हो जाता है। लेकिन जब ये चीज़ हो, इक्वालिटी ना हो, उसमें या वो इंक्रीज़ करती है या वो डिक्रीज़। नेक्स्ट टर्म को हमने पीछे वाली पे डिवाइड किया, आंसर लेस देन 1 आया, तो इट मीन द सीक्वेंस डिक्रीजेस। क्या आएगा, डिक्रीज। नंबर 3 है द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज़ कन्वर्जेस टू। सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है, देखना है क्या किसको कन्वर्ज करती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म की लिमिट ले लेते हैं, n गोज़ टू इन्फिनिटी। इसकी लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी, क्या लेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। अब ये तो मैं नहीं लिखूँगा, an में इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस, अब 1 तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जब मैं इधर -1 लिखूँगा डिवाइडेड बाई n, अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ये जो है ये -1 पावर 1 3 5 सो ऑन लेंगे तो नेगेटिव आएगा, 2 4 6 8 सो ऑन लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस -1 ने या 1 रहना है या -1। तो लिहाजा जब लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, ऊपर चाहे -1 हो चाहे 1 हो, 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर आएगा 0, तो बाकी क्या बचा, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 + 0। तो रिज़ल्ट निकला द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। नंबर 4 पे आते हैं, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस 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 एंड दिस। उसी तरह जैसे हमने ये किया, इसकी लिमिट लेंगे, और यहाँ मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। याद रखें, जब भी ये देखें n की पावर 4 है, n की 2 है, जब भी न्यूमरेटर में n की पावर ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर की पावर से, तो उसकी लिमिट लेते हैं तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। ये 2 है, पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो मर्ज़ी ले लें, आंसर इन्फिनिटी आएगा। नीचे पावर ज़्यादा हो, ऊपर कम हो, तो फिर 0 आता है। तो इट कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी। दूसरे अल्फाज में इसका मीनिंग है कि डाइवर्जेंट। द सीक्वेंस 3 2 4/3 8/9 इज़, ये देखना है कि किसको कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ये डाइवर्ज। अब इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि ये 3 है, ये 2 है, डिक्रीजिंग है। नंबर 2 पे आइए, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये A1 है, ये A1, R इसका आएगा 2/3। R क्या आएगा, 2/3। कॉमन रेशियो इसकी आ रही है 2/3। जब इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको R 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, एंड सो। तो या तो इसका an निकाल के फिर उसकी लिमिट लें, लेकिन उससे भी सिंपल है कि आप देखें जैसे जैसे ये आगे जा रहा है वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जा रही हैं, डिक्रीज़ होती
डिक्रीज़ होती जा रही हैं। जब डिक्रीज़ होती जाएंगी और है सारी पॉजिटिव, तो ये किधर को जाएगी, इट कन्वर्जेस टू 0। उसी से मिलता जुलता आ गया है 7 7 एंड हाफ 7 2/3 7 3 में। अच्छा, बाज़ का स्टूडेंट ये भी देखता है कि ये 100 आ गया, इंक्रीज़ हो रही है तो आंसर इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है। देखिए इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस कम होता जा रहा है। ऐसी सीक्वेंस जो बेशक इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, कंसेक्टिव टर्म्स का इन दोनों को माइनस करेंगे 0.5 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल है 0.16 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.09। जैसे जैसे आगे जा रही हैं तो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये कन्वर्जेंट है। नंबर 2, ये किसको कन्वर्ज करेगी? तो देखें ये जो है ये 7 है, ये 7.5 है, ये 7.66 है, ये 7.75 है। अब ये जो 7.35 है ये क्या है? एक्चुअली ये है 7 + 3/4। ऐसे आप आगे जाते जाएंगे तो आपके पास एक ये भी नंबर आएगा 7 + 66/67। अब ये नंबर भी इज़ लेस देन 1 है, चूँकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो लेकिन ये नंबर जैसे जैसे आगे जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन ये 1 के करीब होता जा रहा है। ये 1 उस वक्त होगा जब ये दोनों सेम होंगे, इसने तो 1 नहीं होना, लेकिन ये 1 के करीब करीब। तो 7 देखिए इसकी ये 7 है, 7.5 है, 7.66 है, 7.7, ये इंक्रीज़ होता जाएगा एंड इट विल कन्वर्ज टू 8। इसका आंसर क्या आएगा? 8। आगे है इफ़ an - l mod इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन और इक्वल टू n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो इसके 4 ऑप्शन है, an इज़ कन्वर्जेंट, an इज़ कन्वर्जेंट, an इज़ डाइवर्जेंट, an इज़ डाइवर्जेंट। तो यहाँ जो चीज़ आपको बतानी थी कि ये जो है सिंबल है ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और एक टर्म जो अकेली होती है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करती। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर an - l nth टर्म माइनस l का डिफरेंस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज़ हाउएवर स्मॉल, जब आप एक ख़ास नंबर n से वैल्यूज इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर ये कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ज करती है? l को। तो इसका आंसर क्या आएगा? इज़ कन्वर्जेंट। नंबर 8 पे आइएगा, उसी से मिलता जुलता है। इफ़ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an इज़ इक्वल टू l देन द सीक्वेंस an कन्वर्जेस। आमतौर पर सीक्वेंस जो हम लेते हैं वो रियल सीक्वेंस है, आप बेशक इसको लिख सकते हैं रियल सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ़ l इज़ लेस देन 1, इफ़ l इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ l इज़ इक्वल टू 1, इफ़ l बिलोंग्स टू r। जब ये सीक्वेंस है, और सीक्वेंस जो है ये तब कन्वर्ज करती है हमारे पास आंसर क्या आता है? अ फाइनाइट डेफिनेट रियल नंबर विच मे बी पॉजिटिव विच मे बी नेगेटिव। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है लेस देन 1, यहाँ पे है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि उसका आंसर 1 से छोटा होगा, कोई ज़रूरी नहीं। इसका मीनिंग है कि आंसर 1 से ग्रेटर देन होगा, कोई ज़रूरी नहीं। आंसर इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन क्या है? l बिलोंग्स टू r। वो 100 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, कुछ भी हो सकता है। द सीक्वेंस an इज़ Cauchy सीक्वेंस if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that xm minus x xn minus x का is less than epsilon is ये है xm minus xn का mod is less than epsilon, xm minus xn का mod is less than epsilon where mn greater than n। तो Cauchy सीक्वेंस वो होती है जिसमें एक ख़ास नंबर के बाद कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कम होता जाए या एनी 2 टर्म्स का डिफरेंस कम होता जाए। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आता है ये वाला। और अगर मैं आप इसको यूं पकड़ लें कि फ़र्ज़ करें ये है मेरे पास 1, ये है 1/2, ये मैं ले रहा हूँ 1/3, ये मैं ले रहा हूँ 1/4,
ये मैंने एक सीक्वेंस पकड़ ली, सो ऑन। और एप्सिलॉन मैं ले लेता हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1/100। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 1/100। अब आप चेक करें, इसमें आएगा 1/3, 1/4, 1 जब मैं ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड के नीचे 2 आ रहा है, थर्ड के नीचे 3 आ रहा है, फोर्थ के नीचे 4 आ रहा है, मैं ले रहा हूँ इसकी 10th टर्म, वो आएगी 1/10। 11th टर्म -1/11, इनको मैं माइनस कर रहा हूँ, बेशक आप 12 ले लें, कोई ले लें। जब इनका एलसीएम लेंगे वो आएगा 110, 110। क्या आएगा 110। इधर क्या आएगा 11 - 10। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आया, 11 से 10 गया, क्या आंसर आया 1/10, 1/110। इसका आंसर आया 1/110। अब जो चीज़ आपको समझानी है यहाँ पे वो ये है, अगर एप्सिलॉन में 1/100 लेता हूँ तो और n आ जाएगा 10, 10 के बाद कैपिटल N के आ जाएगा 10, 10 के बाद जितनी भी रकमें होंगी उनमें से एनी 2 आप टर्म लेंगे तो उनका डिफरेंस 1/100 से कम आएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, काशी सीक्वेंस। यहाँ भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो सीक्वेंस हमने लिया है ये काशी सीक्वेंस है, इसमें कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। फॉर अ सीक्वेंस AN देयर इज़ अ नंबर कैपिटल G हाउएवर लार्ज सच दैट AN ग्रेटर दैन G। आप एक नंबर लेते हैं बहुत बड़ा और सीक्वेंस में नंबर उससे भी बड़ा आ जाता है, जिसका मतलब है वो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेस है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ 1, 4, 9 एंड सो ऑन। अब आप बड़े से बड़ा नंबर सोच लें, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, उससे भी बड़ा, तो इस सीक्वेंस में उससे बड़ा नंबर भी आएगा। जब आपकी सोच से भी बड़ा नंबर उसमें आ जाता है तो इट मीन इट डाइवर्जेस एंड इट विल डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। फिर है हमारे पास 11, इससे मिलता जुलता आया है पहले, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं थी। अगर AN - A mod इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन और इक्वल टू सम फिक्स नंबर n, तो फिर हम कहते हैं AN कन्वर्जेस टू AN कन्वर्जेस टू 0, AN डाइवर्जेस एंड AN कन्वर्जेस टू 0। इसको तो छोड़ें, ये तो nth टर्म है। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, तो ये डाइवर्जेंस भी गया। फिर ये सीक्वेंस जो AN होती है, ये सीक्वेंस AN ब्रैकेट के साथ इट कन्वर्जेस टू A, इसका ऑप्शन है AN कन्वर्जेस टू A, 0 वाला नहीं है। अब है नंबर 12, एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if it is bounded. It is bounded and monotone and infinite. अब ये कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है उसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बाउंडेड भी होती है और मोनोटोन भी होती है। अब खाली जो बाउंडेड है उसमें नहीं, आप ले लें 1 5 1 5 1 5 1 5 तो वो बाउंडेड है, लेकिन वो डिक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही, वो मोनोटोन नहीं। बाउंडेड भी हो और मोनोटोन भी, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। अ सीक्वेंस AN इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ AN + 1 over AN इज लेस देन 1। ये तो पहले भी आया, अगली बात भी देखें। अब नेक्स्ट टर्म से हम पीछे वाली माइनस कर रहे हैं, आंसर नेगेटिव आ रहा है। या अगर AN = FN है और हम इसका n को रिप्लेस करके x से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो ये भी डिक्रीजन को शो करता है, ये भी डिक्रीजन को, ये भी डिक्रीजन को। देखिए ना, अगली से पीछे वाली, अगर आप आरेड भी मैंने बात की, ये 5 है, आगे 4 है, आगे आएगा 3 2, जो भी ले रहे हैं, 4 - 5 ये डिक्रीजिंग मैं ले रहा हूँ। तो अगर आप 4 - 5 लेंगे तो नेगेटिव आएगा, 3 - 4 लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव प्रूव करने के लिए हम इन तीनों में से किसी एक का सहारा लेते हैं। ये तीनों रूल है नेगेटिव के लिए, सारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। अ सीक्वेंस AN इज़ नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं है, इज़ इंक्रीजिंग नहीं है, या डिक्रीज़ कर रही है या उसमें वैल्यू सेम हो जाती है। तो जो डिक्रीज़ करेगी
उसके अब ए एन इज़ लेस देन एन प्लस वन, ये पहले आपको बताया, ये तो इंक्रीजिंग है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अब के ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग, इसे क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। ये वाली जो है ये डिक्रीजिंग है, और ये जो है ए एन ग्रेटर देन इज द आर इक्वल टू ए एन प्लस वन, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग। द सीक्वेंस डाइवर्जेस, कन्वर्जेस टू वन, कन्वर्जेस टू टू, कन्वर्जेस टू ज़ीरो। तो इसको भी देखें कि जब आप n को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, -1, 1 - 1 0 आ जाएगा। जब n को 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा, +1, 1 + 1 2 आ जाएगा। जब n को 3 पुट करेंगे, -1 की पावर 3, फिर माइनस आएगा और 1 से कट के 0। 4 पुट करेंगे, दोबारा 1 आएगा ये। तो अब ये क्या सीरीज़ है, 0 2 0 2 0 2 सो ऑन। अभी हमने पढ़ा वो, अब ये बाउंडेड तो है ना, इसकी वैल्यू 0 से लेस है ना 2 से 52। अभी हमने पढ़ा वो कन्वर्जेंट होती है जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी। मोनोटोनिक है या डिक्रीज़ करे या इंक्रीज़ करे, ऐसा नहीं है कि 0 के बाद 2 आ जाए, फिर 0 आ जाए, फिर 2 आ जाए। तो लिहाजा हम इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट। ना ये 0 को कन्वर्ज करेगी, ना ही 2 को करेगी। इफ़ द सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट देन इट इज़ अनबाउंडेड। क्या ये अनबाउंडेड हो गई, नहीं। बाउंडेड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव भी नहीं, बाउंडेड बिलो भी नहीं। तो वो सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है, जो बाउंडेड भी होती है और मोनोटोनिक भी। लेकिन यहाँ चूँकि उसने दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट है, तो क्या ये बाउंडेड होगी, इट विल बी द बाउंडेड सीक्वेंस। ए एन इज़ इक्वल टू ए एन, ये सीक्वेंस है, इसकी एन टर्म दी गई है, बताना क्या ये डाइवर्जेंट है, क्या ये कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट है तो क्या 1 को कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट है तो क्या 0 को कर रही है, या कन्वर्जेंट है तो क्या 10 को। उसी तरह जैसे हमने लिया, इसकी लेंगे हम लिमिट। अगर तो उसका कोई फाइनाइट आंसर आता है तो कन्वर्जेंट होगा, और देखेंगे इनमें से क्या है। अगर नहीं आता तो ये डाइवर्जेंट होगी। और लिमिट लेने से पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा लॉग वाला फार्मूला। ये आएगा log ऑफ n डिवाइडेड बाई log ऑफ n प्लस 1। क्या आ जाएगा मेरे पास, log ऑफ n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब इसकी लेनी है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। जब यहाँ लिमिट हो तो वो log के अंदर चली जाएगी। ऊपर पावर n है, नीचे n है। जब दोनों पावर सेम हो तो कोएफिशिएंट आंसर आ जाता है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इस तरह ना समझ आए तो इसको n पे डिवाइड कर दें। किस पे डिवाइड कर दें, n पे। तो ये क्या आएगा, log ऑफ, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 + 1/n। अब जब आप इसकी लिमिट लेंगे, साथ लिख लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये चीज़ सारी 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सारा ये। जब 0 होगा तो 1/1। हमारे पास क्या आ गया आंसर, log ऑफ 1। और log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर क्या आ रहा है, log ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है सी पार्ट। 10 पे आते हैं। इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस सच दैट लिमिट n टर्म ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या ये सीरीज सारी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, मे बी कन्वर्जेंट। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन का शिकार होता है। ये फार्मूला है सीरीज़ के लिए, सीक्वेंस के लिए नहीं है। सीक्वेंस में तो कभी हम लिमिट लेते हैं, कभी आंसर 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी 10 आता है, कभी कुछ आता है। अभी एक हमने पीछे सीक्वेंस ली, उसका आंसर वो 8 आया, एक का कोई और आंसर आया। तो ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस का फार्मूला नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आए तो फिर वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अब ये क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या ये डाइवर्जेंस होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्जेंस होगी, अगर यहाँ 5 आ जाए तो ये कन्वर्जेंट होगी, इसके भी नहीं है। क्या ये कन्वर्जेंस टू 0, उसके 0 के तो इक्वल ही नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब nth टर्म की लिमिट नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी। 19 पे है, विच सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट सीक्वेंस,
अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड काशी सीक्वेंस। तो इसका इनफाइनाइट सीक्वेंस भी नहीं है, ये कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी। अगर मैं जो इसकी मिसाल दूँ, जैसा कि मैंने पहले भी दी, ये पकड़ लें 1 है, 2 है, आगे 4 है, आगे 8 आएगा, तो इट विल कन्वर्ज टू इन्फिनिटी, जिसे हम कहेंगे डाइवर्ज। और ये देखें, ये जो है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी है, तो लिहाजा ये भी किया। इसी तरह अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस ले लें 1, 5, 9 और हमने लेना अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो काशी सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया, काशी सीक्वेंस वो होती है चाहे वो डिक्रीजिंग हो चाहे वो इंक्रीजिंग हो, उसमें जैसे जैसे आगे जाते हैं तो एनी 2 टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है। तो क्या आंसर आएगा, काशी सीक्वेंस। 20 पे है, इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है जिसको बाद में हम फिर इनमें से किसी एक तरह लिखते हैं। अगर ए एन इज़ अ सीक्वेंस सच दैट ए एन, ये सीक्वेंस की ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अगर ये सीक्वेंस है और अगर हमारे पास ए एन माइनस एल मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन होगा, जबकि जो एन है ये ख़ास एन से इंक्रीज़ कर जाए, तो फिर वी राइट इट एज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है हम यूज़ करते हैं, नंबर 1 है लिमिट एन गोज। अब इस पर गौर करें, ये जो चीज़ है ये इसकी लिमिट इसको अप्रोच करती है, इसकी लिमिट व्हेन एन गोज़ टू इन्फिनिटी, और ये कहाँ पे है, वो ये वाला है, इसमें है एन गोज़ टू ए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें ये ठीक है लेकिन यहाँ आंसर गलत है। तो इसको फिर हम अगर ये जो है सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ये इसकी डेफिनेशन है, देन वी राइट इट एज लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। दिस इज़ आवर ऑप्शन डी। अल्लाह ताला आपका हामी और नसर हो। अल्लाह हाफिज़।